तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 जून, डे है फ्राइडे। टारगेट नीट 2025। आज का मोटिवेशनल कोट है क्या? बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, यानी यहाँ पे, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, यानी यहाँ पे। जो आज करोगे वही आगे आएगा। आज पढ़ाई करोगे अपने हाथों से तो कल आप डॉक्टर बनोगे। सही है कि नहीं है? बीता हुआ कल दिमाग में है, यानी जो बीत गया वो केवल मेमोराइज हो गया, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है। तो क्या जो चीज आने वाली है उसको पहले से ही सही कर लो ना। आज जो बोएंगे वही तो कल पाएंगे। अपना टॉपिक चल रहा है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। हमने पढ़ा था कि किसी भी साइकिल में सबसे पहले सेल की तैयारी होती है। सबसे पहले सेल तैयारी करेगा 3 अवस्थाओं में। पहले G1, फिर S और फिर G2। पहले G1, फिर S, फिर G2। जब सेल तैयारी कर लेगा तो सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन की फेज को एम फेज कहते हैं। एम फेज में भी 2 बातें बताई थी। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जिसको यहाँ पे माइटोसिस बोल दिया। एक्चुअल माइटोसिस यही है, तभी कैरियोकाइनेसिस को माइटोसिस बोल दिया जाता है एक्चुअल में। ठीक है। और उसके बाद ये इसमें कितनी फेजेस थी? 4। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। राइट। और अब उसके बाद कोशिका विभाजन के बाद जब जब टोटल न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी? 2 सेल बन जाएगी। तो हम लोग कल कर चुके थे प्रोफेज, फिर पहुंच गए थे मेटाफेज, और अब पहुंच रहे हैं एनाफेज में। तो एनाफेज की तरफ चलते हैं। हमारी हेडिंग है एनाफेज। मतलब कौन सी अवस्था? पश्चावस्था। एनाफेज यानी पश्चावस्था। अच्छा देखिए, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अलग अलग करेंगे। क्या अलग अलग करेंगे? ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अलग अलग होगा। अलग अलग करना है। सर किसे अलग करें? अलग करेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स को। याद आया सिस्टर क्रोमैटिड? सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग अलग करेंगे। ए से एनाफेज, और अलग को ऐसे लिख सकते हो ना, ए से एनाफेज, ए से अलग करना है। सर किसको अलग करना है? सिस्टर क्रोमैटिड को। कल बता के गया था कि क्रोमोसोम के अंदर एक पॉइंट होता है, और इसी पॉइंट का काम है 2 सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में जोड़े रखना, यानी होल्ड किए रहना। बोलो क्लियर है? दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को कौन होल्ड करता है? आंसर आएगा सेंट्रोमियर। आंसर आएगा सेंट्रोमियर। अच्छा, सिस्टर क्रोमैटिड किसे बोलते हैं? ये जिसको जोड़े हुआ है। देखो, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, तो इस वाले आधे टुकड़े को बोलेंगे एक सिस्टर। देखो, लेफ्ट वाला ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, 1 सिस्टर क्रोमैटिड, 1 सिस्टर क्रोमैटिड। और ये है सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड। कितनी सिस्टर्स दिख रही हैं? सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो देखो, 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं। अच्छा, इनको सिस्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही उससे जुड़ी पॉइंट से। अगर दोनों को एक ही जोड़ रहा है तो सिस्टर। ठीक है ना? जैसे हम एक और क्रोमोसोम बना देते हैं, एक और क्रोमोसोम बना देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, एक एग्जांपल देने के लिए। अब बताओ, ये इसकी सिस्टर है कि नहीं है? ये वाली क्रोमैटिड इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है कि नहीं है? लेकिन जरा इस पीली वाली को हरी वाली से तुलना करो, तो ये इसकी सिस्टर नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम बदल गए। बताओ, अगर एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़े हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड, और 2 अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड की बात करें, जैसे ये हरा वाला क्रोमैटिड और ये वाला, बताओ पीला वाला क्रोमैटिड, क्या हरा और पीला सिस्टर है?
नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे मियोसिस में, अभी माइटोसिस चल रहा है, इसलिए इसको भूल जाओ। चलो भूल जाते हैं सर। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है? एक ही क्रोमोसोम से जुड़ी रहती है। अच्छा, अगर हम क्रोमोसोम बदल दें तो सिस्टर क्रोमैटिड बदल जाएंगे कि सेम रहेंगे? बदल जाएंगे सर, ठीक है ना। चलो इतनी बात क्लियर है। इस फेज में क्या करना है, हमें इन्हीं दोनों सिस्टर्स को अलग करना है, जो एक साथ बैठी हुई है ना, और जुड़ी किससे है? सेंट्रोमियर से। इनको हमें अलग करना है, अलग करना है, इसीलिए इस फेज का नाम पड़ा एनाफेज। ए से एनाफेज, ए से अलग करना है। किनको अलग करना है? सिस्टर क्रोमैटिड को। सर सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है? एक गुणसूत्र में दो सिस्टर क्रोमैटिड होती है, ठीक है ना। दोनों में सेम डीएनए भरा होता है। दोनों में कौन सा डीएनए भरा होता है? सेम डीएनए। अब डीएनए भी दिखा देते हैं। माना ये डीएनए है ऐसे, ये देखो एक डीएनए इधर है और एक डीएनए इधर है। सर इसकी वैल्यू 2C है और इसकी वैल्यू भी 2C है, याद आया? दो डीएनए, डीएनए को 2C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो डीएनए दिख रहा है, 2C और 2C वाला। क्लियर है ना? ये एक क्रोमैटिड में एक डीएनए होता है, तो देखो एक डीएनए 2C वाला इसमें था और एक डीएनए 2C वाला इसमें था, और दोनों क्रोमैटिड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर द्वारा। अच्छा, ये सबसे छोटी फेज होती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फेज। बताओ सबसे लंबी कौन सी थी? सबसे लंबी थी प्रोफेज, सबसे लंबी थी प्रोफेज। ये सबसे छोटी है। बताइए सबसे लंबी फेज का नाम, सबसे छोटी फेज का नाम, ठीक है ना। सबसे छोटी फेज का नाम एनाफेज। स्मॉलेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की सबसे छोटी फेज होती है, ठीक है ना। इसमें हमें अलग अलग करना है। अब अलग करने के लिए क्या करो? अलग करने के लिए एक कैंची निकालो। कैंची का नाम मैं बता देता हूं। एक कैंची निकाल लेते हैं। सर ये रहा कैंची, या ब्लेड निकाल लो, जो समझो। कैंची भी काटती, ब्लेड भी काटता है, काट सकते हैं। तो ये कैंची निकाल ली। सर कैंची का क्या नाम है? कैंची का नाम है एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी। ये कैंची की तरह काम करता है। यही कैंची सेंट्रोमियर को ऐसे काट देगा। कैसे काटेगा? ऐसे काटेगा, देखना ध्यान देना। सर ऐसे काटेगा नहीं, ऐसे काटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे काटना है ना, ऐसे काटना है। सिस्टर क्रोमैटिड कब अलग होगी सुचारू रूप से? जब हम लंबा लंबा काटें कि बेड़ा बेड़ा काटे? लंबा लंबा काटे कि बेड़ा बेड़ा काटे? बेड़ा समझते हो ना, बेड़ा, है ना। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल काटे कि वर्टिकल काटे? सर वर्टिकल काटो। तो चलो ऐसे काट देंगे। जब ऐसे काट देंगे तो ये अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यही इस घटना, इस फेज की सबसे बड़ी घटना है। कंफर्म है ना? तो सर दिखेगा कैसे? कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देना। दिखेगा कैसे? कुछ ऐसा दिखेगा। ये रही सेल, ये रहा पोल 1, ये रहा पोल 2, और ये क्या है? सर ये इक्वेटर है। इक्वेटर किधर की तरफ होता है? सेंटर। सर पोल की तरफ, पोल किधर की तरफ है? एंड। ये देखो एंड्स पर, ये एंड, ये एंड, तो पोल एंड पर होता है और इक्वेटर सेंटर पे होता है, ठीक है। अच्छा, कल हमने यहाँ पे एक प्लेट बनाई थी, एक वो बनाई थी मेटाफेजिक प्लेट। चलो बना देते हैं। ये रही आपकी मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, इसके ऊपर क्रोमोसोम बैठे थे कि नहीं बैठे थे? गुणसूत्र बैठे थे कि नहीं बैठे थे? ये लो बिठा दिया। ये रही, ये रहे, ये रहे, ये रहे। अब ध्यान देने की बात ऐसी ही है, यहां गुणसूत्र ऐसे खड़ा करके मैंने सिखाया आपको, यहां लिटा के बनाना। लिटा के बनाओगे तो बताओ, इसको हम लिटा दें तो आधे सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर और आधे नीचे। समझ पा रहे हो ना? आधे ऊपर और आधे नीचे। कल ही मैं क्लियर करा के गया था आपको। चलो एक और बना देते हैं। आज ये एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर और आधे सिस्टर क्रोमैटिड नीचे, आधे सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर और आधे सिस्टर क्रोमैटिड नीचे। कल ये बात भी बताई थी आपको कि ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। या ये था सेंट्रियोल, ये है सेंट्रियोल, और यहां से जुड़ता है स्पिंडल फाइबर। ये रहा स्पिंडल फाइबर, ये रहा स्पिंडल फाइबर, ये इस जगह से जुड़ गया। ये इधर से जुड़ा हुआ है, ये इधर से जुड़ा हुआ है, ये इधर से जुड़ा हुआ है। कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे भी होते हैं जो यहां से यहां डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, सपोर्ट देने के लिए, ठीक है ना।
तो स्पिंडल फाइबर भी दो प्रकार के दिख रहे हैं सर, एक जो गुणसूत्र से जुड़े हुए हैं यानी क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, और एक जो गुणसूत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस वाला है और ये डिसकॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं, हमने ऐसे ही बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या होगा, देखो स्पिंडल फाइबर की एक प्रॉपर्टी है, क्या, स्पिंडल फाइबर सिकुड़ता है, स्पिंडल फाइबर सिकुड़ सकता है, ये ऐसा फाइबर है जो लचीला है, लचीला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कैंची आई, कैंची आ गई, ये रही कैंची, कैंची का नाम क्या था, एपीसी। कैंची ऐसे काटती चली जाएगी सबको, कैंची ऐसे काट देगी, चलो ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया। अब बताओ कटने से क्या फायदा होगा, कटने से ये फायदा होगा, अब ये आधे सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर और आधे नीचे चले जाएंगे, आधे ऊपर आधे नीचे जाने लगेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इनको दिखा देते हैं आपको कि कैसे जा रहे हैं, तो यकीन हो जाएगा आपको कैसे जा रहे हैं, राइट। ये रहा आपका वो मेटाफेजिक प्लेट। अब ये अलग हो गया, देखो सिस्टर क्रोमेटिड इधर अलग हो चुके हैं, ये देखो इधर अलग हो चुके हैं, हो गए, देखो टूट गया, कैंची ने काम कर दिया अपना, कैंची ने काम कर दिया, ये देखो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए। इसको ऐसे काट दिया है, काट दिया तो आधे सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर भागने लगे, आधे नीचे भागने लगे। इसको इस तरफ खींचा जा रहा है, इसको इस पोल पे खींचा जा रहा है, इसका स्पिंडल फाइबर इस पोल पर खींच रहा है, देखो इस तरफ खींच रहा है, दिख रहा है। और इसका स्पिंडल फाइबर किस तरफ खींच रहा है, ऊपर के पोल पर खींच रहा है। बोलो क्लियर है, क्लियर है, एरो समझ में आ रहे हैं। ये इसकी घटना हो गई, ये इसका फिगर हो गया। बताओ एनाफेज इज द स्मॉलेस्ट फेज, एनाफेज में क्या निकलता है, एपीसी। सर एपीसी क्या होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि कैंची या ब्लेड की तरह काम करता है, कैंची या ब्लेड की तरह काम करता है। ये कैंची या ब्लेड का काम क्या है, सेंट्रोमियर को बीच से काट देना। अगर सेंट्रोमियर को बीच से काट देंगे तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। देखो इस कैंची ने इसको काट दिया, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, और आपको ये देखो क्या सिकुड़ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अच्छा और क्या हो रहा है, ये क्या है, इसको हम क्या बुलाएं, ऊपर वाला सिस्टर क्रोमेटिड, बताओ ये कौन सा है, वन सिस्टर क्रोमेटिड, वन सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा ये है अदर सिस्टर क्रोमेटिड, यानी मैंने लिखा था सेकेंड सिस्टर क्रोमेटिड, अभी बता रहे हैं सेकेंड सिस्टर क्रोमेटिड। इतनी बात क्लियर। अच्छा अब सिस्टर क्रोमेटिड में कितने क्रोमोसोम, कितने डीएनए है, 2C की 2C है ना, तो इसमें कितना है 2C, इसमें भी कितना है 2C। तो पता है अगर किसी क्रोमोसोम में 2C डीएनए हो तो उसे पेरेंट क्रोमोसोम कह सकते हैं, है ना। तो यानी क्या, अब इसी को हम पेरेंट क्रोमोसोम तो कहेंगे, लेकिन अभी थोड़ी रुक के, अभी बोल सकते हैं रुकना, ध्यान देना। इसमें क्या हुई, इसमें सबसे बड़ी घटना क्या हुई, सबसे बड़ी घटना हो गई एपीसी की वजह से, एपीसी की वजह से क्या टूट गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, ताकि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो सके, अलग होकर पोल्स पर जा सके, पोल्स पर जा सके। तो ये देखो ये सारी घटनाएं समझ में आ गई आपको, क्लियर है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर की वजह से ये संभव हो पाया है। अच्छा आप दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जब अलग हो जाएंगे तो ध्यान देने की बात है, कल बताया था मैंने, देखो अलग हुए सिस्टर क्रोमेटिड्स, अलग होने के बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स में डीएनए का अमाउंट
कितना है? 2C है, जो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के बराबर है। बोलो क्लियर है? पेरेंट सेल के डीएनए के बराबर है। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का। तो डीएनए के बराबर है। इसीलिए अब हम इन्हें, इसीलिए हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या बुलाना चालू कर देंगे? नहीं, पेरेंटल मत बुलाना, अभी पेरेंट के समान है पर है तो डॉटर क्रोमोसोम ना। इसीलिए हम सिस्टर क्रोमैटिड को अब डॉटर क्रोमोसोम बुलाने लगेंगे। डॉटर क्रोमोसोम, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एनसीईआरटी की। डॉटर क्रोमोसोम बुलाने लगेंगे या बुलाएंगे। अब समझ में आई कुछ बात? क्या समझ में आई? अलग होने के बाद हमने क्या देखा? ये देखा, क्या देखा कि इनमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है। देखो अलग अलग हो गए तो 2C अलग अलग हो गए। और किसी भी क्रोमोसोम में, जो पेरेंट क्रोमोसोम की हम बात करें, उसमें कितने सी होना चाहिए था। और इस डॉटर, जो सिस्टर क्रोमैटिड है जिसको हम डॉटर क्रोमोसोम कह रहे हैं, उसमें भी डीएनए कितना है? मतलब ये और ये दोनों सेम सेम है, मतलब इसको पेरेंट क्रोमोसोम बोलो लेकिन इसको डॉटर क्रोमोसोम बोलो। समझ में आई बात? मतलब पेरेंट क्रोमोसोम से क्या बन गया? डॉटर क्रोमोसोम। यही तो हम चाहते भी थे, यही बनाना भी था। समझ में आई बात? नोट डाउन। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। एपीसी की वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ ताकि सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग होकर पोल्स पर जा सके। ताकि सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग होकर पोल पर जा सके। ताकि सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग होकर के अपोजिट पोल पर पहुंच सके। ये सबसे छोटी अवस्था है। एपीसी की वजह से सेंट्रोमियर टूटेगा ताकि सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग होकर अपोजिट पोल पे जा सके। और जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं तो उनके अंदर जो डीएनए है वो पेरेंट क्रोमोसोम के बराबर हो जाता है। इसीलिए इन इन क्रोमोसोम को हम क्या बुलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड को क्या बुलाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या बुलाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स। अलग होने के बाद क्रोमैटिड्स को क्या बुलाते हैं? डॉटर क्रोमोसोम। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनमें डीएनए का अमाउंट पेरेंट के बराबर है, इसीलिए इनको बुलाएंगे डॉटर क्रोमोसोम। कैंची का नाम क्या है? कैंची का, एपीसी का पूरा नाम क्या है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये कैंची किसको काटेगी? सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर जब कट जाएगा तो सेंट्रोमियर दो टुकड़े में बट जाएगा। जब दो टुकड़े में बट जाएगा तो क्रोमैटिड अलग अलग हो जाएंगे। और जब क्रोमैटिड अलग अलग हो गए तो उन्हीं क्रोमैटिड को हम देखेंगे तो उनके अंदर डीएनए का अमाउंट
पेरेंट क्रोमोसोम के बराबर आएगा, इसीलिए हम उसे पेरेंट क्रोमोसोम तो नहीं, अरे बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, तो बाप बाप तो नहीं कह सकते, पर बाप की बेटी तो कह सकते हैं ना, है ना? क्लियर है ना? माना कि पापा डॉक्टर हैं, बेटी भी डॉक्टर बन गई, तो ये थोड़ा ना बोल देंगे कि हाँ ये उनके बेटी को उनका बाप मान लेंगे, ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे, है ना? इतनी बातें क्लियर हो गई? यानी ये मेन घटना हो गई है एनाफेज की। अब एक क्वेश्चन और आता है, सर जब अलग होंगे तो सेंट्रोमियर किस तरफ होगा? वो, और अब ये किधर होंगी? आर्म, आर्म उसके पीछे है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म उसके पीछे रेंगेगी, और रेंगने को बोलते हैं ट्रेलिंग बिहाइंड इट। याद आया? ट्रेलिंग बिहाइंड इट। तो ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अलग अलग करना है। किसको अलग अलग करना है? सिस्टर क्रोमैटिड्स को। कैसे अलग होगा? सेंट्रोमियर को काट के। अच्छा, जब काट देंगे तो फिर क्या होगा? जितने भी क्रोमैटिड थे वो ऊपर, और आधे क्रोमैटिड नीचे। अच्छा, क्रोमैटिड्स को ही क्या बुलाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि डीएनए इन पेरेंट क्रोमोसोम एंड डॉटर क्रोमोसोम विल बी सेम। कितना हो गया? 2C 2C। समझे? देखो यहां पे क्या था, एक क्रोमोसोम में 4C था, तो नहीं बुला सकते थे, लेकिन अब देखो जब दोनों अलग हो गए तो एक क्रोमोसोम में 2C और पेरेंट में भी 2C था, तो हम बुला सकते हैं। समझ में आ गई सारी बात? आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज रहते हैं, क्यों बुला दिया सर? हमने कहा मेरा मन, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट, पेरेंट सेल में 2C था, जिस डॉटर इसमें भी 2C हो गया, इसलिए अब हम इसे बुला सकते हैं। कितनी बातें क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। सबको वीडियो लेक्चर मिल गया था ना? आज का भी अपलोड कर दिया जाएगा। चलो ये बात क्लियर। अब देखो, अलग होने के बाद सिस्टर क्रोमैटिड में डीएनए का अमाउंट 2C है, जो पेरेंट डीएनए के बराबर है, जो पेरेंट सेल के डीएनए के बराबर है, यानी 2C 2C। इसीलिए हम सिस्टर क्रोमैटिड को अब डॉटर क्रोमोसोम बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और जो अभी बताई है वो भी लिखा दें। सेंट्रोमियर अलग होने के बाद, हाँ अलग होने के बाद ही तो बुलाएंगे। हाँ तो अलग होने के बाद ही तो, अलग होने, अच्छा के बाद, अब सही है। सेंट्रोमियर की पोजीशन बताओ, सेंट्रोमियर की पोजीशन बताओ। टुवर्ड्स पोल, टुवर्ड्स पोल। अच्छा जरा बताओ आर्म की पोजीशन, आर्म की पोजीशन सेंट्रोमियर के पीछे रेंग रही है ना? यानी ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड सेंट्रोमियर, ट्रेलिंग बिहाइंड सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर के पीछे रेंगती हुई। सेंट्रोमियर के पीछे रेंगती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल क्लियर है? ये बात कौन सी बात बता रहा हूं? ये सेंट्रोमियर किधर है? जरा देखो पोल, इधर देखो पोल, इधर देखो पोल, ये देखो पोल। लेकिन जरा आर्म देखिए, आर्म सेंट्रोमियर के पीछे है, और जब ये इधर आ रहा होगा तो ये इसके पीछे रेंग के आ रहा होगा। सही है ना? रेंगते हुए आ रहा होगा।
यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रोमियर की पोजीशन टुवर्ड्स द पोल, आर्म की पोजीशन ट्रेलिंग बिहाइंड द सेंट्रोमियर, यानी हिंदी में भी लिख दिया है, सेंट्रोमियर के पीछे रेंगती हुई दिखाई देगी, सेंट्रोमियर के पीछे रेंगती हुई दिखाई देगी। कैंची का नाम एपीसी, सही है ना। कैंची किसको काटेगी, सेंट्रोमियर को। तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे कि साथ साथ रहेंगे? अलग होने के बाद कहां जाएंगे, पोल की तरफ। सर पोल की तरफ जाएंगे। जब पोल की तरफ जाएंगे तो सेंट्रोमियर की पोजीशन किधर होगी, पोल की तरफ, और आर्म की पोजीशन किधर होगी, ट्रेलिंग बिहाइंड द सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर के पीछे रेंगती हुई दिखाई देगी, सेंट्रोमियर के पीछे रेंगती हुई दिखाई देगी। कोई डाउट किसी को? क्लियर? ये खत्म हो गया एनाफेज। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन। कोई डाउट? तो इतनी बातें क्लियर हो गई हम लोगों को कि एनाफेज में एक्चुअली क्या हुआ। तो एनाफेज में जो हुआ वो हमने फील किया, राइट। दिस इज द स्मॉलेस्ट फेज। मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल देता हूं, तब तक आप लिख रहे हो, मैं बोल देता हूं। दिस इज स्मॉलेस्ट फेज, जबकि सबसे बड़ी फेज थी प्रोफेज। यहां पे हमने कैंची निकाली, कैंची का नाम था एपीसी। हमने सेंट्रोमियर को काट दिया, बिल्कुल। काटने से क्या हुआ, जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड थे वो अलग अलग हो गए। किधर भाग रहे हैं, पोल की तरफ। किधर भाग रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ। ये नीचे के पोल की तरफ, वो ऊपर के पोल की तरफ। भागते भागते समय सेंट्रोमियर की पोजीशन पोल की तरफ और आर्म की पोजीशन पीछे, आर्म की पोजीशन पीछे। कैसी, रेंगती हुई। क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़ा जाए। एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहती है। एनसीईआरटी क्या कह रही है देखते हैं। ये एनसीईआरटी है आपकी। एनसीईआरटी कह रही है एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, मतलब एनाफेज प्रारंभ होते ही, एनाफेज प्रारंभ होते ही हर एक क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है। कहां पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। वो कह रहा है जो जो अरेंज हो गया था मेटाफेजिक प्लेट पे, वो अब टूटेगा। एक साथ टूटेगा कि अलग अलग? मतलब अगर यहाँ पे तीन थे तो तीनों एक साथ टूटेगा कि अलग अलग? एक साथ। अगर अलग अलग टूटेगा तो गड़बड़ियां हो जाएंगी, गड़बड़ी हो जाएगी। पता लगा ऊपर पहुंच गए 5, नीचे पहुंच गए 10, एक साथ तोड़ दिया जाता है, एक साथ। कैंची एक साथ चलाएंगे एक तरफ से, कैंची एक साथ चलाएंगे एक तरफ से, राइट। फिर उसके बाद दोनों डॉटर क्रोमेटिड, डॉटर क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड समझो, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अब क्या बुलाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम। क्यों बुलाएंगे, क्योंकि पेरेंट क्रोमोसोम में 2C था और डॉटर क्रोमोसोम में भी कितना है, 2C, इसीलिए इनको आप क्रोमोसोम बुला सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है यही फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई में पहुंचेंगी, यही अभी जब न्यूक्लियस हम बनाएंगे तो उसमें यही पहुंचेंगी। बिगिंस दियर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल, मतलब अब वो माइग्रेट करने लगी किस किस तरफ, अपोजिट पोल की तरफ, एक ऊपर एक नीचे। Each chromosome moves away from the equatorial plate, मतलब वो प्लेट से दूर भाग रहे थे, इक्वेटर की प्लेट से दूर भाग रहे थे। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर की पोजीशन किधर थी, पोल की तरफ। और हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड इट, यानी मैंने बोला था आर्म की पोजीशन क्या है, जो क्रोमोसोम की आर्म है वो पीछे रेंग रही थी, किसके पीछे, सेंट्रोमियर के पीछे। कह रहा है इसका मतलब एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज में क्या लक्षण दिखे, ये देखो अलग हो रहा है, हो रहा है अलग। कौन सा फेज, सारे एक साथ अलग होंगे कि, हाँ,
फिर आगे बताना है एनाफेज में कौन कौन सी घटना हुई। नंबर वन क्या हुआ, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग, लेकिन ये नहीं दिया किससे किससे, एपीसी द्वारा। इसका रिजल्ट क्या होगा, क्रोमैटिड सेपरेट। अच्छा, सेपरेटेड क्रोमैटिड को ही क्या बुलाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमैटिड किधर मूव कर रहा है, हाँ, तो ये हो गया अपना एनाफेज खत्म, एनाफेज खत्म। सारे पॉइंट्स बताओ कवर थे कि नहीं थे। ठीक है, अब लास्ट वाला आ गया, कौन सा, टीलोफेज। लास्ट वाला आ गया टीलोफेज। ठीक है, आइए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लास्ट वाला, टीलोफेज, मतलब इसको बोलते हैं अंतः अवस्था। टीलोफेज यानी अंतः अवस्था। टीलोफेज यानी कौन सी अवस्था, अंतः अवस्था। इसमें क्या होगा, देखो, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, बिल्कुल अंतिम स्टेज है। नंबर टू, इट इज जस्ट अपोजिट टू, इट इज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज, ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा है, ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा है। अच्छा, क्या उल्टा है, आइए देखते हैं। अब अभी तक क्या हो रहा है, ये एक पोल, ये दूसरा पोल, ये पोल 1, ये पोल 2, और ये क्या था, इक्वेटर। अब आप समझ जाओगे सिंबल से, इक्वेटर है। अच्छा, अब हम इसको भी हटा देते हैं ताकि, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा। सारे क्रोमोसोम कहां पहुंच गए हैं, अपोजिट पोल पे। ये देखो, सारे क्रोमोसोम जो जा रहे थे वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए। ये देखो, हमने 3 दिखाए थे ना, तीनों पहुंच गए अपोजिट पोल पे। ये 3 इधर, ये 3 इधर, तीनों अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, तीनों अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। 3 इधर पहुंच गए हैं, ये 3 इधर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो पहली घटना क्या होती है, पहली घटना क्या होती है, ऑल क्रोमोसोम्स हैज बीन, ये लगाओ, ऑल क्रोमोसोम्स हैव बीन रीच्ड, हैव बीन रीच्ड, इसका मतलब पहुंच चुके हैं कहां पे, ऑन दियर रिस्पेक्टिव पोल, अपने अपने पोल पे, रिस्पेक्टिव, ऑन दियर रिस्पेक्टिव पोल। मतलब अपने अपने पोल पर पहुंच चुके हैं, मतलब सभी गुणसूत्र अपने अपने ध्रुव पर पहुंच चुके हैं। ध्रुव बोलते हैं ना, पोल को ध्रुव, अपने अपने पोल पर पहुंच चुके हैं, एक घटना। नंबर 2, जब यहां पे पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे अब क्या होगा, धीरे धीरे यहां पर उल्टा हो जाएगा, कंडेंसेशन का उल्टा डीकंडेंसेशन, यहां होगा डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन प्रारंभ हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर डीकंडेंसेशन होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम किस में बदल जाएंगे, हाँ, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बदल जाएंगे क्रोमैटिड, क्रोमैटिन में, टिड नहीं, टिन, क्रोमैटिन, इसको हिंदी में ही बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में बदल जाते हैं। यानी कि अब एनसीईआरटी ने इसको ऐसे लिखा है कि यानी क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे, मतलब द इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम विल बी लूज, विल बी लूज। अच्छा, और क्या होगा, जरा सोचो और क्या होगा, और जब ये वहां पहुंच जाएंगे तो ये सारी चीजें दोबारा जो गायब हुई थी बनने लगेंगी। क्या गायब हुआ था, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस,
और सेल ऑर्गेनेली, मान लिया ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये दोबारा सब बन जाएंगे। तो मैं लिख दूं ये सारी बातें क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्गी बॉडी, ऑल आर रीफॉर्म्ड, ऑल आर रीफॉर्म्ड, मतलब पुनः बन जाते हैं। इतनी घटनाएं हुई यहां पर। पहली घटना क्या हुई? जितने क्रोमोसोम थे, देखो वहां क्या बोला था, एनाफेज में क्या बोला था, जितने क्रोमोसोम थे सब जा रहे थे, जा रहे थे, कहां जा रहे थे? पोल की तरफ। लेकिन अब क्या बोला है? जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, हैव बीन, पास्ट टेंस की बात चल रही है। तो हैव बीन रीच्ड यानी क्या? अब वो पहुंच चुके हैं, देखो लिखा है हैव बीन रीच्ड, यानी कि ये पास्ट की बात चल रही है, यानी पहुंच चुके हैं, जा नहीं रहे, जा रहे हैं मतलब अभी प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, और पहुंच चुके हैं मतलब पास्ट टेंस की बात चल रही है, पहले की बात चल रही है। तो इसका मतलब पहुंच चुके हैं। अब कंडेंसेशन, जब देखो प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था, यहां अपोजिट घटनाएं होनी है, तो बताइए कंडेंसेशन का उल्टा। अच्छा, जब डीकंडेंसेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम गायब होके किस में बदल जाएंगे? क्रोमैटिन में। अच्छा, इसका मतलब इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम विल बी लूज। अच्छा, जो जो चीजें विलुप्त हुई थी वो दोबारा आ जाएंगी। तो देखो लिख लो, नोट डाउन, बहुत आसान है। मतलब हम कुछ ऐसा समझेंगे कि यहां पे अब क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद यहां क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं। सर कौन दिखेगा फिर? क्रोमैटिन दिखेंगे। ये देखो क्रोमैटिन ऐसे धागे नुमा होते हैं, याद आया? ये देखो क्रोमैटिन धागे नुमा होते हैं, क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहे, धागे दिखने लगे, धागों को बोलते हैं क्रोमैटिन। धागों को बोलते हैं क्रोमैटिन। तो धागों को बोलते हैं क्रोमैटिन। जितने गुणसूत्र थे सब पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं कि पहुंच रहे हैं, फर्क है, पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, कंडेंसेशन का उल्टा, हाँ, यानी क्रोमोसोम पहले दिख रहे थे अब नहीं दिखेंगे, यानी क्रोमोसोम मिस्टर इंडिया हो गए। मिस्टर इंडिया एक मूवी आई थी, है ना? मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की एक मूवी आई थी, उस मूवी में देखो बटन दबाते ही गायब हो जाएगा, गायब हो जाता है। वैसे इन्होंने भी बटन दबाया अपना, कौन सा बटन दबाया? डीकंडेंसेशन वाला की कंडेंसेशन? दो बटन है, डीकंडेंसेशन वाला की कंडेंसेशन। जैसे डीकंडेंसेशन वाला दबाया, गायब, अब कोई दिख ही नहीं रहा होगा आपको स्क्रीन पे, है ना? अब हम कंडेंसेशन वाला दबा दे रहे हैं, देखो आ गए। तो कंडेंसेशन वाला दबाएंगे तो क्रोमोसोम दिखेगा, डीकंडेंसेशन वाला दबाएंगे क्रोमोसोम विलुप्त हो जाएगा। मूवी में भी, सच्चाई में भी ऐसे ही हो रहा है। इतनी बातें क्लियर? तो इस तरीके से अंतिम फेज भी खत्म हुई, इस तरीके से अंतिम फेज भी फिनिश्ड हो गई। राइट है? बढ़ा जाए आगे। अच्छा, कल क्या एबीसीडी डाला होगा हम लोगों ने? एबीसीडी डाला था ना? डाला होगा पक्का। प्रो फेज में ए डाला था, एना फेज में बी डाला होगा, उसमें मेटा फेज में। तो यहां डाल लेना सी, और यहां डाल दो डी, इसलिए ना सीक्वेंस तो बता रहे, सी और डी।
यानी कि 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। किसके 4 स्टेप कंप्लीट हो गए? कैरियोकाइनेसिस के। बढ़े आगे फिर। अच्छा, अब हमने देखा कि अब तक कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप और ए बी सी और डी कंप्लीट हो चुके हैं। देखो ये लिखना बहुत जरूरी है, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस समय हमारी, देखो कुछ क्वेश्चन अपने आप करते रहने चाहिए। क्वेश्चन है कुछ, हमारी सेल का क्या हाल है, आइए जरा देख लें, पूछ लें, हालचाल पूछते रहना चाहिए। हमारी सेल का क्या हाल है? तो देखो ये बात हुई है भाई। देखो ये है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल ऐसी थी 2n/2c, ऐसी थी ना। पेरेंट सेल ऐसी थी। इसमें गुणसूत्र को ये दर्शा रहा है, डीएनए के अमाउंट को ये दर्शा रहा है। याद आया कुछ? अच्छा, ये कौन सी थी? पेरेंट सेल। अब इस समय कौन सी घटना हो गई है? कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कितने स्टेप हो चुके हैं? ए बी सी डी। और नाम पूछे जाए, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कोई डाउट? अब इसके बाद सेल अभी तक एक ही है, दो नहीं हुई। सेल अभी एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस कितने बन गए? और अभी भी 2n/2c, 2n/2c। तो सेल अभी डॉटर से, देखो अभी डॉटर सेल मत बुलाना। क्यों नहीं बुलाना? क्योंकि अभी डॉटर सेल बनी ही नहीं। अभी तो ये ट्रांजिशन सेल है, ट्रांजिशन मतलब बीच की अवस्था है, इसको कुछ नहीं बुलाओ अभी। अभी देखो, अभी केवल एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, इसी को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो ये हाल है हमारी सेल का। हमारी सेल इस हाल में है, अभी भी इसका एक सेल से दो सेल नहीं बन पाई है। वो तब बनेगी जब इसका साइटोप्लाज्म बीज से अलग करेंगे, जो अभी हुआ नहीं है, जो अभी हुआ नहीं है। तो याद रखना, नोट डाउन। Yani after completing the all the four phase of karyokinesis, we can see the one nucleus is now divided into two daughter nucleus. One parent nucleus is divided into two daughter nucleus. एक parent nucleus दो daughter nucleus में divide हो चुका है। एक parent nucleus दो daughter nucleus में divide हो चुका है। ये इलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि अब तक कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय हमारी सेल का क्या हाल है? तो हाल बहुत अच्छा है। एक सेल के अंदर पहले एक न्यूक्लियस था, अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है। यानी पेरेंट न्यूक्लियस किसमें बदल गया, जरा बताओ? पेरेंट न्यूक्लियस किसमें बदल गया? पेरेंट न्यूक्लियस कितना था? एक पेरेंट न्यूक्लियस किसमें बदल गया? दो डॉटर न्यूक्लियस में। एक पेरेंट न्यूक्लियस बदल गया दो डॉटर न्यूक्लियस में। पेरेंट को हिंदी में पैतृक बोलते हैं, डॉटर को पुत्री बोलते हैं। यानी पैतृक केंद्रक पुत्री केंद्रक में बदल गया। अब मेरा अगला सवाल, क्या सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया है? क्या सेल डिवीजन या माइटोसिस बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोसिस, कंप्लीट हो चुका? नहीं। आंसर आएगा नहीं। आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? मेरा मेरा सवाल है क्यों नहीं। मेरा सवाल है क्यों नहीं। आपका जवाब होगा क्योंकि अभी तक सेल का साइटोप्लाज्म सेपरेट या डिवाइड
Is the cell division is completed? Answer nahi, no. But why not? Because till then cytoplasm is not divided. Till then cytoplasm is not divided. तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म डिवाइड होने को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस. तो हमारी हेडिंग है साइटोकाइनेसिस. अभी बाकी है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस. what is the meaning of cytokinesis? The division of division of cytoplasm. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. अच्छा, ये एनिमल में भी होगा और प्लांट में, दोनों में सेम तरीके से होता है कि अलग अलग? एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में डिफरेंट टाइप का होता है कि सेम टाइप का? दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. डिफरेंट टाइप से होता है. दोनों की डिफरेंट टाइप की साइटोकाइनेसिस होती है. सी के मतलब साइटोकाइनेसिस. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी एनिमल और प्लांट किंगडम में डिफरेंट डिफरेंट, सॉरी किंगडम नहीं बोलना, सेल. एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेम सेम होती है कि डिफरेंट डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि दोनों सेल में भी डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. एनिमल की और प्लांट की साइटोकाइनेसिस का तरीका एक ही जैसा है कि अलग अलग प्रकार का? अलग अलग प्रकार का है. सर क्यों? क्योंकि दोनों सेल भी अलग अलग हैं. एक में सेल वॉल है और एक में सेल वॉल नहीं है. अब आइए पहले प्लांट एनिमल सेल की देखते हैं. पहले देखते हैं एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस. किसकी देखेंगे? एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस. जब एनिमल सेल कंप्लीट हो जाएगा तो हम किसकी देखेंगे? प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस. तो पहले हेडिंग डालेंगे एनिमल सेल. इन एनिमल सेल मेन हेडिंग तो पड़ी हुई है, उसके अंदर एनिमल सेल पे चलते हैं. ठीक है, कोई डाउट है किसी को? देखो कैसे होगा ये. बढ़े, बढ़ा जाए आगे. देखो एनिमल सेल में पढ़ते हैं पहले. इन एनिमल सेल कोई मेन हेडिंग नहीं है, ऐसे ही बस. इन एनिमल सेल क्या होता है, हेडिंग नहीं है, बस ऐसे ही लिखिएगा. एनिमल सेल में ये रही सेल, ये रही सेल, और ये रहा न्यूक्लियस. कितने न्यूक्लियस हो चुके हैं? 2 न्यूक्लियस हो चुके हैं. ठीक है, अब इनमें क्या होता है, इनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है. इसमें सबसे बाहर क्या पाई जाती है? एक फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन. प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अगर फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो एक काम करो, इसको अगर इधर से दबाएंगे तो दब जाएगी कि नहीं दबेगी? दब जाएगी ना. तो दब जाएगी तो कुछ देर के बाद ऐसा नजर आएगा आपको. आपको ऐसा नजर आएगा कि हल्की सी दबी दबी हुई है, ये ऐसे. क्या कहते हो? है ना, ऐसी दबी नजर आएगी. इसको थोड़ा सही कर लें.
ये न्यूक्लियस ऊपर, ये नीचे, और ये देखो यहां बन गया एक गड्ढा, गड्ढे को बोलते हैं फोरो। क्या बोलते हैं? फोरो, FURROW, FURROW, फोरो। फोरो को ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप, और हिंदी में इसे खांचा बोलते हैं, खांचा, दरार। खांचा सुना है? खांचा यानी दरार। ठीक है, ये बन गई। अब क्या होगा, और ये दरार किस तरफ बढ़ती जा रही है, जरा ध्यान दीजिए। ये दरार सेंटर की तरफ बढ़ रही है कि पेरीफेरी की तरफ? सेंटर की तरफ बढ़ रही है ना, तो ये दरार मैं लिख देता हूं, इट रन्स टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ एनिमल सेल। AC मतलब एनिमल सेल, एनिमल सेल के सेंटर की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, फाइनली आज नहीं कल तो इधर की और इधर की क्या हो जाएगी? फाइनली क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, फाइनली जुड़ जाएगी, फाइनली। फाइनली ज्वाइंट्स इन सेंटर, फाइनली वो क्या हो गई? ज्वाइंट हो जाएगी सेंटर में। अच्छा, और जब ज्वाइंट हो जाएगी तो साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, साइटोकाइनेसिस कंप्लीटेड। अच्छा, अब आपका फिगर कैसा दिखेगा? अब फिगर ऐसा दिखेगा, ये पूरी ज्वाइंट हो गई तो ये देखो अलग हो गई, ये ज्वाइंट हो गई देखो अलग हो गई, ये न्यूक्लियस इसमें, ये न्यूक्लियस इसमें। अब देखो दो अलग अलग सेल बन गई, इनको बोल सकते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल। पहले नहीं बोल रहे थे डॉटर सेल, जब अलग हो जाएंगी तब डॉटर सेल बोलेंगे। यहां बना देंगे कैरो, इसके बाद ये हुआ, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, दो डॉटर सेल तैयार हो गई, एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस खत्म। अच्छा, कोई चीज अगर पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आए तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बताओ ये कौन सी टाइप की हो रही है? सेंट्रीपिटल टाइप हो रही है कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप? हाँ, इसमें हो रहा है सेंट्रीपिटल टाइप, सॉरी सेंट्रीपिटल टाइप, राइट। पूछा गया है काफी बार। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? अंदर की तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल किधर लगता है? बाहर की तरफ। इस तरीके से एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस हो गई। और कोई पूछे सेंट्रीपिटल टाइप हुई कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप? अपकेंद्री क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल, है ना, अभिकेंद्री, अभिकेंद्रीय, और वो तो है अपकेंद्री बल। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं क्या कि हमारी कोशिका में कितनी आसानी से साइटोकाइनेसिस हो गई, और हमारी एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ गई, यानी माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल हैज बीन नाउ कंप्लीटेड। लेकिन अभी प्लांट सेल में बाकी है। अब देखेंगे प्लांट सेल में कैसे होती है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, ये देखेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे। अब आते हैं हम लोग एनिमल से प्लांट सेल पे। किस सेल पे आ गए? इन प्लांट सेल। मेन हेडिंग नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, साइटोकाइनेसिस के अंदर एनिमल सेल में देखा, फिर साइटोकाइनेसिस के अंदर प्लांट सेल में देख रहे हैं। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल देखा जाए तो थोड़ी सी क्या होती पता है? प्लांट सेल थोड़ी सी रिजिड होती है और सख्त होती है, ठीक है। देखो इसको ऐसे बनाते हैं, प्लांट सेल माना ये है, ये
इसमें होती है बाहर मोटी सी सेल वॉल, जो कि हमारी कोशिका में नहीं होती, तो इसका नाम क्या लिख दें? दिस इज रिजिड। रिजिड, रिजिड का मतलब हो गया क्या? जिसको चेंज ना किया जा सके, सख्त। रिजिड का मतलब सख्त। तो एनसीईआरटी ने बोला है रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, रिजिड रहती है, इसलिए ये इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मतलब अपरिवर्तित, इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता, अपरिवर्तित। ठीक है ना, इनएक्सटेंसिबल होती है। अब अगर इसके अंदर चेंज नहीं हो सकता तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं सकते भाई, मैं इसको दबाऊंगा ये दबेगी नहीं, मैं उधर से दबाऊंगा नहीं दबेगी। अब क्या कर सकते हैं? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें अंदर है, ये देखो, सबसे बड़ी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसा नहीं है नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है, तो बाहर वाली सख्त है। मैं कहता हूं ये एरिया बहुत, ये जो एरिया है ये बहुत सख्त है, इसको मैं दबाऊं, ये एरिया बहुत सख्त है, इसके अंदर भले ही बहुत मुलायम जल भरा हो, क्या मैं उसके टच में आ पाऊंगा? नहीं। तो इसका मतलब यहां कुछ डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करना होता होगा। क्या इस्तेमाल करना होता है? देखना, ध्यान से देखना, यहां पर बीच में आप देख पा रहे हो एक मैंने लाइन बना दी, बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये लाइन इस तरफ बढ़ती, ध्यान दीजिएगा, मैं लाइन को बढ़ा रहा हूं, इधर से इधर बढ़ रही है, उल्टा चल रही, उल्टा उल्टा। यहां पे बन रही है क्या? यहां बन रही है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यहां बन जाती है सेल प्लेट। क्या बन गई? प्लेट बन रही है, सेल के अंदर एक प्लेट बन रही है, सेल प्लेट, सेल प्लेट, ठीक है। अब सेल प्लेट बढ़ना चालू कर रही है, देखो किधर बढ़ रही है? बाहर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना, सेल प्लेट बढ़ रही है। सेल प्लेट स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू मूव फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, परिधि, यहां केंद्र से परिधि की तरफ बढ़ रहा है ना, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर मतलब केंद्र, पेरिफेरी मतलब परिधि की तरफ बढ़ रहा है, सेंटर से परिधि की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं दैट इज सेंट्रीफ्यूगल टाइप की सेंट्रीपिटल टाइप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। जबकि एनिमल्स में कैसा था? हाँ, हम लोग में सेंटर से पेरिफेरी की तरफ नहीं गया था, बल्कि पेरिफेरी से सेंटर की तरफ गया था। तो हमारे अंदर था सेंट्रीपिटल, और इनमें उल्टा हो रहा है, सेंटर से कहां जा रहा है? पेरिफेरी की तरफ, पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, तो इसको अपना उल्टा बोलो ना। हमारा था सेंट्रीपिटल, इनका है सेंट्रीफ्यूगल, कंफर्म है? चलिए एक बात समझ में आई। अच्छा, फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या हो जाएगा सर? आज नहीं कल, आज नहीं कल ये यहां जाके जुड़ जाएगी, ये किनारे की दीवार से। सर किनारे की दीवार को क्या बोलेंगे? बता रहा हूं, फाइनली, फाइनली सेल प्लेट, सेल प्लेट, इनको बोलिएगा लेटरल वॉल। क्या बोलिएगा? लेटरल वॉल। ये किनारे की दीवार को लेटरल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल वॉल, किनारे की दीवार लेटरल वॉल से जुड़ जाती है। फाइनली सेल प्लेट लेटरल वॉल से जुड़ जाती है। अब जरा सपोज आप देख लो, जैसे ये यहां से जुड़ जाएगी फाइनली, तो ये न्यूक्लियस देखो, ऊपर वाला न्यूक्लियस इधर इधर, और नीचे वाला न्यूक्लियस इधर, अलग अलग हो जाएगा, हो गई साइटोकाइनेसिस कंप्लीट, ठीक है। फाइनली सेल प्लेट्स लेटरल वॉल से जुड़ जाती है और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब सुनिएगा, बाद में इसी सेल प्लेट को, इसी सेल प्लेट को, रुक जाइएगा रुक जाइएगा, थोड़ा और अच्छे से करा दें।
मिडिल लेमिला क्यों बोलते हैं, सुन लीजिएगा मेरी बात। मान लीजिए ये यहां जुड़ गई, हम एक रफ आइडिया ले लें कि मान लीजिए ये जुड़ गई, ऐसे रफ आइडिया, मान लिया ये अलग हो गया, अलग हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस अलग, ये न्यूक्लियस अलग, अलग हो गया। अब सुनिएगा, इसको हमने क्या बुलाया अभी, सर सेल प्लेट बुलाया, ठीक है, अभी बुलाने दो। अब देखो इधर बन जाती प्राइमरी वॉल, इधर भी प्राइमरी वॉल बन जाएगी, इधर भी प्राइमरी वॉल बन जाएगी, ठीक है, फिर इसके अंदर एक और वॉल बन जाती है, सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल बन गई। अब बताओ, ये सेल वॉल पूरी बन गई, ये सेल वॉल पूरी बन गई, अब ये बीच में लटक गई, तो इसको दोनों सेल वॉल के बीच की परत बोलेंगे। तो अब इसे सेल वॉल बनने के बाद इसे क्या बुलाएंगे, लिख देते हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल कौन से कलर से लिखा है, पिंक। प्राइमरी वॉल किस कलर से है, दिखा दूं, प्राइमरी वॉल इस कलर से है। अच्छा, सेकेंडरी वॉल किस कलर से शो किया है, ग्रीन कलर से, सही है ना। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल जब बन जाती है तब सेल प्लेट को, सीपी लिख रहा हूं, सीपी यानी सेल प्लेट, तब सेल प्लेट को, अब बताओ दोनों के बीच में आ गई ना सेल प्लेट, तब इसको मिडिल लैमिला कहते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, मिडिल लैमिला कहते हैं। तो बताओ सेल प्लेट को मिडिल लैमिला कब कहेंगे, सर जब दोनों तरफ सेल वॉल बन जाए। सेल प्लेट को मिडिल लैमिला कब बोलेंगे, जब दोनों तरफ सेल वॉल बन जाए। अब देखो ऊपर भी सेल वॉल बन गई, नीचे भी सेल वॉल बन गई, बीच में ये सैंडविच के रूप में दबा हुआ है, बीच में ये सैंडविच के रूप में दबा हुआ, सैंडविच जो खाते हैं ना लोग सैंडविच, तो सैंडविच में एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे, बीच में सैलेड बटर और जो डालो, सही है ना। तो इसका मतलब प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल जब बन गई तो सीपी को मिडिल लैमिला कहने लगे, और मिडिल लैमिला कैल्शियम कार्बोनेट की उसकी बनी होती है, पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती, केमिकल पूछ लिया जाए तो बताना कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल किस में पाई जाती, प्लांट्स में। अब आपने देखा दोनों का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, हमारा काम फिनिश। तो प्लांट में जो सेल वॉल बना, अ, वो साइटोकाइनेसिस जो हुई वो कुछ अलग तरीके से हुई। इसमें सेंट्रीपिटल टाइप हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप, जबकि एनिमल्स में कैसा हुआ था, सेंट्रीपिटल टाइप, सेंट्रीपिटल टाइप। सेल प्लेट को क्या बोलने लगेंगे, मिडिल लैमिला। क्यों बोलने लगेंगे मिडिल लैमिला, क्योंकि ये सेल वॉल के बीच में दब चुकी है, दब चुकी है, इसलिए मिडिल लैमिला बोलेंगे। मिडिल मतलब बीचों बीच, लैमिला मतलब परत, यानी बीच की परत है।
हो गया, फिनिश्ड। क्लियर है? इस प्रकार आपने देखा कि एनिमल सेल में अलग होता है और प्लांट सेल में अलग टाइप का होता है। किसमें सेंट्री फीटल पीटल टाइप था एनिमल में, किसमें सेंट्रीफ्यूगल टाइप है प्लांट सेल में। जब सेल प्लेट के दोनों तरफ सेल वॉल बन जाती है तो बताओ क्या बोलने लगते हैं? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला किस केमिकल की बनी हुई है? हाँ, तो एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, एक क्वेश्चन सेल प्लेट से आता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेल प्लेट ही आगे किसमें बदल जाती है, और एक क्वेश्चन आता है कि मिडिल लेमिला किस केमिकल की बनी है। आंसर क्या? आंसर हो जाएगा कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट, तो याद रखिएगा कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है आइए देखते हैं। टीलोफेज के लिए देखो ये बात कह रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कह रहा है कि जब बिगिनिंग हुई थी कैरियोकाइनेसिस, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब कह रहा है जब कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज आने वाली है उसकी शुरुआत में कौन सी फेज स्टार्ट हो गई? मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कह रहा है कि फाइनल स्टेज, ऐसे बोल रहा है जब कैरियोकाइनेसिस की आखिरी अवस्था आने वाली थी तो शुरुआत हुई किसकी? टीलोफेज की। क्रोमोसोम्स कहां पहुंच चुके? रीच्ड, और हैव भी लगाया है, हैव रीच्ड। क्या कह रहा है? रीचिंग की रीच्ड। रीचिंग मतलब प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, और रीच्ड मतलब पास्ट टेंस की। पहुंच चुके हैं कि पहुंच रहे हैं? कहां कहां? रिस्पेक्टिव पोल, मतलब अपने अपने पोल पे, ऊपर वाला ऊपर पे, नीचे वाला नीचे पे। अब वहां जाने के बाद क्या हो जाएंगे? कंडेंसेशन का उल्टा। अच्छा, इससे उनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो गई ना? क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी लूज हो गई कि बची हुई है? लूज हो गई। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नॉट नो लॉन्गर सीन, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि धागों में बदल गए हैं। धागों का नाम क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ये देखो आ गया वो इस्तेमाल। क्रोमैटिन कह रहा है वो क्रोमैटिन के मटेरियल में बदल गए, एंड टेंड टू कलेक्ट टू ईच ऑफ द टू पोल्स, मतलब दोनों अपने अपने पोल पे कलेक्ट हो चुके हैं। ये देखो कलेक्ट हो गए, ये इस पोल पे, ये इस पोल पे। ये टीलोफेज का फिगर है, ये ऊपर के पोल पे, ये नीचे के पोल पे, और देखो क्रोमोसोम कहीं दिख ही नहीं रहा है, जबकि ऊपर देखो इसमें क्रोमोसोम एनाफेज में दिख रहे थे, एनाफेज में क्रोमोसोम दिख रहे थे। तो सर टीलोफेज में कहां गए? टीलोफेज में गायब हो गए ना। क्यों गायब हुए? कंडेंसेशन के कारण कि डीकंडेंसेशन? कौन सा बटन दबाया था? हाँ, तो डीकंडेंसेशन वाला दबाया था। कह रहा मुख्य घटनाएं बताओ। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के जो झुंड थे वो अपोजिट स्पिंडल पोल पर पहुंच चुके हैं और उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है, वो गायब हो गए हैं, वो विलुप्त हो गए हैं। न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर गई किसके चारों तरफ? क्रोमोसोमल क्लस्टर के चारों तरफ। एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स
और ER रीफॉर्म मतलब दोबारा से बन गया, राइट, सब लिखाया हुआ है। आइए साइटोकाइनेसिस पढ़ लें। मैंने सवाल पूछा था, क्या माइटोसिस कंप्लीट हो चुकी है? क्या केवल क्रोमोसोम जो डॉटर न्यूक्लियाई में पहुंच गए हैं, क्या कैरियोकाइनेसिस मात्र से कंप्लीट हो गई? नहीं, कह रहा है अभी भी 2 डॉटर सेल नहीं बनी, अभी भी 2 डॉटर सेल नहीं बनी, उन सेल को अभी डिवाइड करना है, ठीक है, बाय सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म। इस अवस्था को क्या बुलाएंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बुलाएंगे, तब जाके सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। मैंने कुछ सवाल पूछे थे ना आपसे, ये वही सवाल थे। अब कह रहा है एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल में दैट इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फॉरो, उसमें खांचा बनेगा। कहां बनेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन। ये फॉरो धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एकदम से घुस नहीं जाएगा, धीरे धीरे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर चिपक जाएगा। तो धीरे धीरे डीपन होगा, मतलब धीरे धीरे गहराई में जाएगा, एंड अल्टीमेटली मतलब फाइनली ज्वाइन हो जाएगा। कहां पे ज्वाइन हुआ था? सेंटर में। इससे डिवाइडिंग हो गई। क्या सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया? कितने भागों में? 2 भागों में। हो गया कंप्लीट। देख लो, कोई लाइन छूट जाए बताओ। और हर लाइन से क्वेश्चन बनता है नीट में, 360 में 360 लाना है, तो एनसीईआरटी की एक भी लाइन को इग्नोर नहीं करना है। समझ आई बात? प्लांट्स की सेल में हाउएवर मतलब परंतु क्या होता है? एक रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल, मतलब जिसको परिवर्तित ना किया जा सके, क्या पाई जाती है? सेल वॉल। आप परिवर्तित सेल वॉल पाई जाती है। मैंने लिखा था रिजिड होती है, इसलिए तो परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। देयरफॉर इसलिए दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। हमने शुरू में ही लिखा दिया था, एनिमल में और प्लांट में डिफरेंट तरीकों से होती है। याद करो, नोट्स चेक करो, मैंने बताया था दोनों में डिफरेंट तरीके की होती है। और अभी आपने देखा एक में इधर से इधर हो रही थी सेंट्रीपिटल टाइप, एक में इधर से इधर हो रही थी सेंट्रीफ्यूगल टाइप। प्लांट की सेल में जो वाल फॉर्मेशन होता है स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, मतलब कह रहा है ये सेल यहां से बनना चालू होती है, सेंटर से स्टार्ट होती है, और ग्रो करती किधर? आउटवर्ड, यानी इस तरफ ग्रो कर रही है, आउटवर्ड की तरफ, इस तरफ ग्रो कर रही है, और फाइनली मीट इन द एक्सटेंसिंग लेटरल वॉल। फाइनली कहां मिल गई? लेटरल वॉल से। ये लेटरल वॉल फाइनली मिल गई, तो ये देखो दोनों डिवाइड हो गया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस। अब इसके बाद इसकी चारों तरफ नया सेल वॉल बन जाएगा। बोलो, बताएगा? अब जब बताया था तो इसको सेल प्लेट बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? देखो लिखा है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। बोला गया उस समय एक जो प्रिकर्सर बना था सेल प्लेट, ठीक है, वही आगे चल के क्या बनाएगा? मिडिल लेमिला। किसके किसके बीच? बिटवीन द सेल वॉल, बिटवीन द वॉल, क्या वॉल? सेल वॉल, बिटवीन द सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल, और एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेलिज भी बढ़ जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? डॉटर सेल में। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो देखिए जरा। यहां पे एक हेडिंग डालेंगे, सिनसीटियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन? सिनसीटियम कंडीशन। ये देखो एनसीईआरटी कह रही है ये सिनसीटियम कंडीशन क्या है, तो वो मैं बता दूं आपको। सिनसीटियम कंडीशन, SYNCYTIUM, सिनसीटियम कंडीशन। हेडिंग डालिए, सिनसीटियम कंडीशन क्या होती है बताने जा रहा हूं। ये लिखा है सिनसीटियम कंडीशन। सिनसीटियम कंडीशन क्या होती है? देखो, पहले नॉर्मल कंडीशन जानने की कोशिश करो। अगर नॉर्मल हो रहा है सब कुछ तो क्या होगा? पहले नॉर्मल कंडीशन जानने की कोशिश करो। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, ये आपकी पेरेंट सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस था, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हुई,
तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए। क्या इस बात से एग्री हो आप लोग? अच्छा, फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई, तो फिर क्या हो गया? फिर दो सेल बन गई, फिर दो सेल बन जाएगी, दो अलग अलग सेल बन गई, एक न्यूक्लियस इसमें, एक न्यूक्लियस इसमें। कोई डाउट? एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बन गई? दो डॉटर सेल बन गई। और आगे जाएगा तो उससे चार बन जाएगी, और आगे जाएंगे आठ बन जाएगी, बन जाएगी ना। लेकिन जब सिंसिटियम कंडीशन होती है तो क्या दिक्कत आ जाती है? ये देखो, पेरेंट सेल कैरियोकाइनेसिस तो कर रही है, ये देखो, लेकिन साइटोकाइनेसिस फेल हो गया, साइटोकाइनेसिस फेल हो जा रहा है, साइटोकाइनेसिस फेल। कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, क्या फेल हो गया? तो सेल अभी भी तो ऐसी दिखाई पड़ेगी ना। मान लो अगला फिर हुआ, अगला फिर कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो आप कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? चार। साइटोकाइनेसिस फिर फेल हो गया। ठीक है, साइटोकाइनेसिस फिर फेल हो गया, अब मान लो फिर से साइटोकाइनेसिस फेल। तो ऐसे क्या होता जाएगा? ऐसे एक ही सेल में, मान लिया कि एक ही सेल में, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल अगर हम सेल देखें, फाइनल सेल देखोगे तो फाइनल सेल में आपको एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे। इसका कारण क्या है? कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, लेकिन साइटोकाइनेसिस क्या हो रही है? फेल होती जा रही है। इससे क्या होगा? एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे, यानी एक सेल है पर उसमें मैनी न्यूक्लियस है, एक सेल में मैनी न्यूक्लियस है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। बस इसी को बोलते हैं सिंसिटियम कंडीशन। दिस इज नोन एज सिंसिटियम कंडीशन, इसी को बोलते हैं सिंसिटियम कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इज नोन एज सिंसिटियम कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही क्या बोलेंगे? सिंसिटियम कंडीशन। जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस सामान्य होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब कैरियोकाइनेसिस हो रही है पर साइटोकाइनेसिस फेल हो जाती है तो फिर एक असमानता दिखाई पड़ती है सेल में। सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस दिखने लगते हैं। इस अवस्था को ही सिंसिटियम अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को ही सिंसिटियम अवस्था कहते हैं। मतलब क्या देखा आप लोगों ने? यदि नॉर्मल सेल डिवीजन होगा तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, परंतु अगर एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो गया तो फिर एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब कई सारे न्यूक्लियस पाए जाए, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाए, तो बस इसी को बोलते हैं सिंसिटियम कंडीशन। सर कोई एग्जांपल बताइए। बिल्कुल बताने जा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल यहां लिख रहे हैं। आपने वो खाया होगा नारियल। कौन सा नारियल? नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक हरा नारियल और एक वो वाला जो जो मंदिर में चढ़ाया जाता है या कहीं पे वो चढ़ाते हैं या लाते हैं, गरी गरी, वो ताजी वाली गरी है ना, ताजी वाली गरी। तो गरी कैसे दिखती है? गरी कुछ ऐसी दिखती है, दिखाऊं? ये गरी का जब काटोगे तो ऐसा ये व्हाइट वाला पोर्शन है। बोलो, गरी का ये यही पोर्शन तो हम लोग खाते हैं, गरी का यही पोर्शन खाते हैं, बिल्कुल ताजी वाली गरी।
ये ताजी वाली गरी है। रुक जाइए भी बता रहा हूं। ये गरी का आधा गोला है, आधा गोला। अच्छा, ये इस गोले को ऐसे ऐसे देखो तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, टूटा हुआ है ना, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना, टूटा हुआ आधा गोला है। ठीक है, बाहर की तरफ इसमें ब्लैक लाइनिंग होती है, याद है? बाहर की तरफ कैसी लाइनिंग होती है? ब्लैक नहीं बल्कि ब्राउन होती है, लेकिन हम ब्लैक बना दे रहे हैं। बोलो क्लियर है? अब उसके बाद देखो अंदर की तरफ जब हम तोड़ेंगे इसको तो पानी भरा होगा। यहां क्या भरा होता है? वाटर भरा होता है। ये वाटर भरा हुआ है, और ये है व्हाइट वाली गरी, व्हाइट वाली गरी। तो व्हाइट वाली गरी जो होती है ये सॉलिड होती है कि और पानी कैसा है इसका? लिक्विड, यानी ये कोकोनट का लिक्विड है, नारियल का पानी है। तो नारियल पानी कुछ और नहीं है, नारियल पानी किसका उदाहरण है? सिंसिटियम का। दिस इज गुड एग्जांपल ऑफ सिंसिटियम, गुड एग्जांपल ऑफ सिंसिटियम कंडीशन। सबसे बेहतर एग्जांपल कौन सा है? नारियल पानी। और नारियल पानी को पता क्या बोल सकते हैं? एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एंडोस्पर्म। इसको लिक्विड ना लिख के एंडोस्पर्म लिखो। एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। तो नारियल का पानी एक्चुअली क्या है? एंडोस्पर्म। और यही गुड एग्जांपल है किसका? सिंसिटियम कंडीशन का। यही गुड एग्जांपल है सिंसिटियम कंडीशन का। यही गुड एग्जांपल है सिंसिटियम कंडीशन का। बताओ, व्हाइट वाली गरी एग्जांपल है कि ये जो नारियल का पानी है वो एग्जांपल है? नारियल का पानी एक्चुअली है क्या? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ही उदाहरण है किसका? सिंसिटियम का। तो आज के बाद पूछेंगे अगर कि सिंसिटियम का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कोकोनट वाटर या एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। एक ही बात है, कोकोनट वाटर को ही एंडोस्पर्म बोलते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। ये कुछ और नहीं, सिंसिटियम का बेस्ट उदाहरण था। राइट है? देखो इतनी बात देखो क्या बोल रहा है, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। इसका परिणाम क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पैदा हो जाएगी, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन से ही क्या बनेगा? सिंसिटियम। सिंसिटियम, इसी कंडीशन को सिंसिटियम बोलते हैं। एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। सही है? यानी नारियल पानी की गरी, सिंसिटियम इज द एग्जांपल ऑफ कोकोनट वाटर। अब वो बाद में देखेंगे, वो स्केलेटन सिस्टम में भी होती है, वो भी देखेंगे, है ना, वहां पे भी होता है। पर इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो गया। इतनी बात क्लियर है? और दो डॉटर सेल्स बन गई। अब जो बीच की परत थी, जो दबी हुई थी, उसको हम क्या बुलाएंगे? जो बीच की परत थी उसको क्या बुलाएंगे? उसको बुलाएंगे मिडिल लैमेला। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स हुए।
और किस तरीके से अगर कैरियोकाइनेसिस हो रही है और साइटोकाइनेसिस ना हो तो सीसीटीएफ कंडीशन पैदा होगी। तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोग ने फिनिश कर ली। यानी क्या खत्म हो गया? माइटोसिस। क्लियर? माइटोसिस खत्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, साइटोकाइनेसिस खत्म हो गया। एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? कल बताएंगे माइटोसिस का महत्व क्या है और स्टार्ट करेंगे मियोसिस। क्या करेंगे स्टार्ट? मियोसिस। माइटोसिस फिनिश्ड, मियोसिस स्टार्ट। कंफर्म?